वो अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचे और घर में घुसते ही विराट ने कहा, चंदू चंदू कहाँ हैं? ऋषभ ने कहा, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। बुआ और फूफा आ गए। ओ ऋषभ, तू तो गया, अब लग गई लंका। ऋषभ ने चुपचाप अपना हाथ उसके रूम की तरफ कर दिया। रूही एकदम से भागी चली गई। गायत्री और विराट जा रहे थे, तभी ऋषभ ने उनका हाथ पकड़ लिया। गायत्री ने कहा, क्या हुआ, जाने क्यों नहीं देता? चंदू ठीक है ना? कह दे बेटा, जो भी फ़ोन पर कहा गया सब झूठ है। मजाक कर रहा था ना? बोल ऋषु। उसने कहा, हाँ, आपसे पता नहीं किसने क्या कहा है। भाई एकदम ठीक है, आप इधर आओ, कुछ बात करनी है आपसे, कहकर उसने सारी बात समझाई। गायत्री ने सुनते ही ऋषु को चांटा जड़ दिया और बोली, तूने तो जान निकाल दी हमारी। ऋषु गाल पर हाथ रखता हुआ बोला, अगर सच बताता तो रूही जी का ये हाल थोड़ी देखा जाता। अभय रूम में क्लाइंट से मिलने के लिए रेडी हो रहा था। रूही एकदम से आई और दरवाज़ा खोला। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रूही थी। उसको बिलीव नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली। रूही ने ना उसे कुछ कहा, ना उसके पास गई, बस बल्कि उसे देखते ही बेड पर बेहाल सी बैठते हुए खुद की छाती पर वार करने लगी। वो पागलों की तरह खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अभय अब तक रूही के इतनी सुबह यहाँ आने की बात को ही पचा पाया था कि अब उसे ऐसे देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। वो रूही को रोकने के लिए उसके ऊपर झुका तो उसने उसे दूर झटकते हुए बोली, आखिर समझते क्या हो खुद को? नहीं, आज ही बता, आज बता ही दो, मैंने क्या किया है। ये पूछो क्या नहीं किया। सबको तो पता ही है। अब तुम भी बता दो कि क्या चाहते हो मुझसे। मैं क्या चाहूँगा? तो फिर क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। और तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? तुम जो ये सब मुझसे पूछ रही हो, पूछना तो मुझे चाहिए। कभी आप कहती हो, कभी तुम। जब मन चाहता है सुना देती हो, झगड़ लेती हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे तुम्हें। तुम्हारे आने के बाद शांति तो मेरी खत्म हो गई। तुमसे दूर 2 पल सुकून के दिल्ली बिताने आया, तो अब यहाँ भी तुम्हारा किस्सा ऑन हो गया। क्या कहा तुमने? मुझसे दूर किस्सा ऑन? नहीं, मेरा मतलब, हाँ, अभी तो मैं मतलब समझी हूँ। सही है कि मुझे पता चला कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, वरना ना जाने मैं क्या क्या सोच बैठी थी। हाँ, सही हुआ, मेरे साथ होना भी यही चाहिए था। अभय उसकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने रूही को उठाते हुए दोनों कंधों से पकड़कर बोला, आखिर हुआ क्या है? साफ साफ बोलो, मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे बिना बोले पता चल जाएगा। कौन सा डिप्रेशन है आपको जो ये कदम उठाया? एक बार भी अंकल आंटी जी के बारे में नहीं सोचा? खैर, मेरा तो छोड़ ही दो। कौन सा कदम? सुसाइड का। अभय ने कहा, सुसाइड? क्या? हाँ। अभय सुनकर सन्न रह गया। वो बोला, मैंने कब की सुसाइड? रूही को होश आया। उसने कहा, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, पर फ़ोन पर तो वो अप्रैल फूल बनाया होगा इस गधे ने। हमारी गायत्री जी ऋषभ का कान पकड़ते हुए बोली, अरे मामी, कान छोड़ो ना, गलती हो गई, कह तो दिया। तुझे तो मैं बताती हूँ। हम सबको खामखा परेशान कर रखा है। ठीक है, कान छोड़ो, बताता हूँ। गायत्री ने उसका कान छोड़ा और बोला, बता। हाँ रूही जी, मामी सच कह रही हैं, वो अप्रैल फूल बनाया था। देखो भाई, रूही जी आ गई, कहकर वो वहाँ से भाग गया। गायत्री ने कहा, रुक, बताती हूँ। वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। अभय को ऋषभ की बात पर हंसी आ गई। वो स्माइल करने लगा और मन में कहने लगा, ये ऋषभ ना पागल है। रूही उसकी तरफ मुड़ी और उसको मुस्कुराते हुए देखकर बोली, मतलब आप भी शामिल थे इस प्लान में? अभय ने कहा, तुम ना रहने दो। आपको पता है, जब हमने सुना तो पैरों से ज़मीन खिसक गई। रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, आपको सब मजाक लगता है ना? अभय ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच में। आप रहने दो, सब मजाक लगता है ना? मैं जिस जगह से भाग रही थी, आज वहीं आकर फिर खड़ा कर दिया है। अभय ने रूही का हाथ पकड़ा और थोड़ा पास लाकर कहा, किस चीज़ से भाग रही थी और मैं तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? हाँ, जरा बताओ तो। रूही इसकी आंखों में देखती हुई बोली, आप नहीं समझोगे। अभय उसे खींचकर थोड़ा और करीब करते हुए बोला, मैं नहीं समझता और तुम बड़ा समझती हो। बोलो, अपने बर्थडे का दिन याद है ना? क्या किया था तुमने मेरे साथ और अपने जीजू के साथ? कहकर वो चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वो वहाँ से चला गया। ऋषभ ने खुद के माथे पर हाथ मारा और कहा, हाय, क्या करूँ इनका मैं। यहाँ मेरी लंका भी लुट गई, पर इनका वनवास कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दोनों प्यार करने की जगह लड़ पड़ते हैं, पर ये जैसे भी हैं, अब तुझे ही नैया पार लगानी पड़ेगी इनकी। रूही ने गायत्री से आकर कहा, आंटी जी, मुझे वापस जाना है। गायत्री ने कहा, क्यों बेटा, अभी तो आई हो? नहीं, मुझे वहाँ ज़रूरी काम है। पर बेटा, ऊपर अभय बालकनी से उनकी बातें सुन रहा था। वो खुद से बोला,
सीधा बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी, तभी तो तुम ये काम के बहाने बना रही हो। उसके बाद वो गुस्से में अपने रूम में चला गया। गायत्री ने कहा, तुम मेरी बात तो नहीं मानोगी, पर टीना की तो सुनोगी ना। रूही ने कहा, टीना? हाँ, पीछे देखो। वो पलटी। सामने से टीना अपने पिट्ठू बैग को टांगे जैसे ही अंदर आई, उसकी आंखें चमक गईं। वो एकदम से बोली, ओ माई गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। रूही, तू यहाँ? कहते हुए वो उसके गले आ लगी। रूही ने भी उसे कसकर गले लगाया, जैसे उसे फिलहाल उसी ही की ज़रूरत हो, और पूछने लगी, कैसी है मेरी जान? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। टीना उसके बाद सबके गले लगी। वैसे आप सब यहाँ? विराट ने सारी बात बताई। ओह, तो ये सब ऋषभ भाई का किया धरा है। हाँ। ऋषभ आया और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, बता कैसा लगा सरप्राइज? टीना हंसी और बोली, एकदम बढ़िया। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये सब आपके सिवा कोई कर नहीं सकता। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। गायत्री टीना से कहने लगी, अब बेटा तू ही रूही को समझाना। देखिए जाने की बात कर रही है। चलो जी, हम तो चले, अब मनाओ इसे। टीना ने कहा, रूही अपनी जान को छोड़कर जाएगी? टीना, तू तो सब जानती है ना फिर भी। ऋषभ बोला, मुझे नहीं पता कि क्या कोई जानता है। मैं तो बस आपसे इतना कहूँगा कि आप कहीं मत जाओ। मतलब? अरे मेरा मतलब छोड़िए। पता है आज शाम को पार्टी है और अपने टीना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रूही ने जब ये सुना तो खुशी से कहा, क्या? हाँ, अब भी नहीं रुकोगी आप? क्या सच में? टीना ने शक से पूछा। हाँ, तुझे अब तक नहीं बताया था क्या? बताया नहीं था क्योंकि पता था कि फिर यहाँ नहीं आती, है ना? ऋषभ बोला। पर ऋषु भाई, आपको तो बताना चाहिए था ना। क्यों? ताकि तेरे यहाँ ना आने पर मैं जूते खाऊं। और सुन, आज बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे पार्टी में। क्यों? क्योंकि पार्टी अभय भैया के लिए है। उनके लिए? हाँ, आखिर अपने भाई की सक्सेस पर पार्टी तो बनती है। और हाँ, ये बात उनको पता नहीं है और कोई बताएगा भी नहीं। रूही बोली, ये छोड़ो, ये बताओ लड़का कौन है? ज़्यादा तो पता नहीं, अभी सुना है टीना के ही डिपार्टमेंट का है, और मुझे अभी तक बताया नहीं किसी ने। टीना बोली, अरे तू टेंशन मत ले, तुझे जैसे कुछ नहीं पता वैसे ही लड़के वाले भी नहीं जानते। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये बात सिर्फ तेरे पापा के दिमाग में है। हाँ, उन्हें लड़का पसंद है, लेकिन अगर तुझे लड़का पसंद आया तभी लड़के वालों से बात करेंगे। तो ये बात अभी उनको भी नहीं पता कि वो तुझे देखने आ रहे हैं। कहकर वो हंसा। भाई ले लो मजे आप भी। रूही, अब तू ही समझा, मुझे शादी नहीं करनी। और देख, मैं नहीं जानती, अब तो तू कहीं नहीं जा रही, पर टीना अपने फ्रेंड को इस सिचुएशन में छोड़कर जाएगी? कहकर वो उसे पकड़कर अंदर ले गई। इधर अभय ऋषभ के पास आया और बोला, क्या ज़रूरत थी ये नौटंकी करने की? भाई, आपके लिए तो सब किया है, और देखो आप भी ना मुझे थैंक यू बोलने की जगह डांट रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा रुक। कहकर उसने कान पकड़ा और बोला, तेरी वजह से ना वो मुझ पर शक कर रही है। तभी टीना आई और बोली, भाई। अभय पीछे मुड़ा और बोला, फुक्कू तू कब आई? ऋषभ बोला, जब आपको अपने आप से फुर्सत मिलेगी तभी तो पता चलेगा। यही बताने तो आया था, और आप तो राशन पानी लेकर चढ़ गए मुझ पर, नन्ही जान पर। तू तो रहने दे नौटंकी। कहते हुए अभय टीना के गले लगा। ट्रेनिंग में खाने के लिए नहीं मिलता था जो इतनी पतली हो गई है? भाई पतला नहीं, फिट कहते हैं इसको। वैसे आप बताओ, ये चल क्या रहा है? क्या क्या चल रहा है? आप रूही को पसंद करते हो? अभय ने जैसे ही ये सुना, एकदम से उसने ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ सर खुजाने लगा और बोला, भाई वो ना, आप तो जानते हैं मैं टीना से कुछ भी नहीं छुपाता, तो बस इसीलिए बता दिया। कहकर वो वहाँ से भाग निकला। अभय उसके पीछे जाने वाला था, पर टीना ने उसे रोक लिया और बोली, आपने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूँ? आप पसंद करते हैं ना? पर मेरे पसंद करने से थोड़ी कुछ होता है। मतलब आप पसंद करते हैं? एक्साइटेड होते हुए टीना ने कहा। हाँ, पर वो तो नहीं करती ना, हमेशा लड़ती रहती है। मेरे अकेले पसंद करने से थोड़ी कुछ होगा। और देख, वो अब वापस दिल्ली भी चली गई। ओ मेरे भोले भाई, कहीं नहीं गई, और मैं उसे जाने भी नहीं दूंगी जब तक वो मेरी भाभी नहीं बन जाती। अभय ने खुश होते हुए कहा, सच में? हाँ मेरे भाई। उसके बाद उसने अभय के गालों को पकड़ा, उसके मुंह को हिलाते हुए कहने लगी, भाई आपने दिल खुश कर दिया। ये कहकर वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अभय बोल पड़ा, पर फुकू, ये बात रूही को पता नहीं चलनी चाहिए। पर भाई क्यों? तुझे मेरी कसम, प्लीज़। ठीक है भाई, मैं जानती हूँ आप ये बात खुद बताना चाहते हैं, है ना?
तो ठीक है, अब ये बात आप जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं पता लगेगी उसे। शाम को सब रेडी होकर नीचे आए। अभय नीचे ब्लैक कलर के ब्लेजर जिसके नीचे उसने कॉफ़ी रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी जंच रही थी। जहाँ सभी उसे देख रहे थे, पर वो तो फिलहाल अपनी नज़र कहीं और ही दौड़ा रहा था। ऋषभ ने आकर कहा, ओ हो भाई, क्या लग रहे हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, पर लगता है इस टुकड़े को अपनी चकोर का इंतजार है। अभय उसे घूरने लगा। मुझे पता है आप रूही जी को ढूंढ रहे हैं ना, अभय ने अनजान बनते हुए कहा। उसे क्यों ढूंढूंगा मैं भाई, समझ गया, कहकर मुस्कुराते हुए उसने अभय के सर को हिलाते हुए सामने से आती ईशा की तरफ कर दिया और कहने लगा, तो फिर आप इसको ढूंढ रहे हैं ना। अभय ने कहा, ये यहाँ कैसे आई। ऋषभ, तूने इसे। ऋषभ ने कहा, भाई वो मैंने स्पेशल नहीं बुलाया, ग्रुप पर इनविटेशन दिया था, उससे ही आ गई। तू ना सारे काम उल्टे ही करता है। हाय बेबी, कहती हुई वो सामने आई। अभय ने ऋषभ से कहा, अब तू ही झेल, कहकर वो वहाँ से चला गया। ईशा ने कहा, बेबी आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगी, भाग लो जितना भागना है, कुछ पल की ही तो बात है, देखो मैं क्या करती हूँ। कहती हुई वो मुस्कुराती हुई कैमरा वाले के पास गई और उससे कुछ अरेंज करने के लिए बोला और चहकती हुई बोली, आज प्रपोज करूँगी जब सबके सामने, तब तो मना नहीं कर पाओगे ना, देखो क्या करती हूँ। वैसे मैं भी जानती हूँ कि तुम प्यार करते हो मुझसे, और वो रूही, उसको तो तुम सिर्फ अपनी फीलिंग मुझसे छुपाने के लिए यूज़ करते हो। रूही वहीं एक कोने में अकेले चेयर पर बैठी थी और दूसरी तरफ अभय लोगों से घिरा हुआ था। तभी उसकी नज़र रूही पर गई। वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ आया और उसको देखते हुए बोला, तुम यहाँ अकेली। रूही ने एक नज़र अभय को देखा और बिना कुछ बोले उठकर आगे चली गई। अभय को एकदम से गुस्सा आया और बोला, आखिर क्या है रूही, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम। मुझे नहीं करनी बात। अभय ने हाथ पकड़ा और कहा, पर मुझे करनी है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं है, आप मुझे अकेले छोड़ दें प्लीज़, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम है। सीधा कहो ना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। वहीं अगर तुम्हारे जीजू यहाँ होते तो। जीजू के साथ तो तुम। अभय कहते हुए रुक गया। जीजू के साथ, आगे बोलो, रुक क्यों गए। अच्छा बताना चाहती हो तो बता ही दो, क्या रिश्ता है। रूही ने एकदम से यह सुनते ही उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अभय को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो बोला, ये हाथ दोबारा मत उठाना। रूही ने भी गुस्से में कहा, अगर ऐसी हरकत करोगे तो फिर उठाऊंगी, क्या कर लोगे। अभय ने रूही को कमर से पकड़कर अपनी तरफ किया और एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रूही उसको खुद से दूर कर रही थी, पर अभय रूही को कसकर थामे खड़ा था। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इधर ईशा अभय के पास आई और अभय और रूही को किस करते देख उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईशा ने जैसे कहा था, कैमरामैन ने अभय पर जूम कर दिया। अब बड़ी स्क्रीन पर वो दोनों शो हो रहे थे। सबका ध्यान उस तरफ गया। टीना ने ऋषभ से कहा, भाई ये क्या हो रहा है, भाई पागल तो नहीं हो गए। ऋषभ बिना कोई जवाब दिए कैमरामैन के पास गया और कैमरे को ऑफ करने के लिए कहा और खुद से बोला, भाई ये क्या किया आपने। इधर एकदम से किसी ने आकर उन दोनों को अलग किया और अभय के कॉलर को पकड़कर झटकते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की। रूही ने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, जीजू आप। वो उन्हें वहां देखकर डर गई। गायत्री एकदम से उनकी तरफ आई और अभय को एक थप्पड़ कस दिया और बोली, तूने ये क्या किया, शर्म नहीं आई। अभय ने निगाहें रूही की तरफ की, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रूही की नज़र समीर पर गई। अभय मन ही मन हंसा और बोला, तो अब तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे जीजू ने देख लिया है, तो क्या सोचेंगे, यही ना। रूही ने कहा, स्टॉप इट अभय जी। समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अभय को पकड़ा और 4-5 घूंसे उसके पेट पर मारे। अभय ने अपना हाथ नहीं उठाया क्योंकि वो जानता था कि गलती उसकी ही है। रूही ने कहा, जीजू रुक जाओ, मत मारो, पर समीर भी आज रुकने को तैयार नहीं था। एकदम से समीर का हाथ दिलजीत ने पकड़ा और कहा, जीजू छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं। जीत छोड़ मुझे, तू नहीं जानता इसने रूही के साथ क्या किया। जीत ने कहा, जीजू जानता हूँ, पर क्या एक हस्बैंड का अपनी वाइफ को किस करना गलत है। समीर ने कहा, व्हाट हस्बैंड। हाँ हस्बैंड। गायत्री, विराट, समीर, ईशा ये बात सुनकर हैरान थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी पूर्वी ने आकर कहा, जीत बिल्कुल सही कह रहा है, ये दोनों शादीशुदा हैं। रूही को याद आया कि उसने जो उस दिन झूठ बोला था, ये सब उसी के कारण है। पर इस सिचुएशन से अभय को समीर से ये एक झूठ ही बचा सकता था। समीर ने कहा, मैं नहीं मान सकता। अभय जमीन पर पड़ा था। रूही उसकी हालत देखकर उसके पास गई और उसको सहारा देकर उठाने लगी।
तभी विराट आगे आए और बोले, रूही पीछे हटो, और अभय को उठाकर गुस्से से कहा, सच क्या है बोल तूने रूही से शादी कर ली? अभय ने रूही को देखा, वो ना में सर हिलाने वाला ही था। तभी रूही बोल पड़ी, हाँ अंकल जी, सच यही है कि शादी कर ली हमने। गायत्री ने उसकी बात पर कहा, रूही अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो ये बात हमें भी तो बता सकते थे। तभी पूर्वी ने कहा, मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगा ये सुनकर, हमें भी लगा था जब पता चला था। समीर ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये बात पहले से पता थी और तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ, मैं बताना चाहती थी पर रूही ने मना कर दिया था। रूही ने मना किया था? समीर ने रूही को गुस्से से देखा। तभी टीना के पापा ने कहा, भाई साहब बच्चों ने तो गलती कर दी, अब ये गलती कैसे सुधारी जा सकती है ये सोचो। विराट ने कहा, अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सबके सामने फिर से ये शादी हो। हाँ जी अंकल, बिल्कुल सही कहा, पूर्वी बोली। अभय ने हैरान होते हुए कहा, शादी? हाँ शादी, तूने जो इतनी बड़ी गलती की है उसका यही एक सॉल्यूशन है। ये बात सुनकर रूही भी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक झूठ उसे यहाँ लाकर खड़ा कर देगा। इधर पूर्वी ने कहा, देखा, आपसे अगर कोई रिश्ता नहीं होता तो रूही कभी ये नहीं करती। अब आपको क्या ये सही नहीं लग रहा? रूही अभय को पकड़कर अंदर ले गई। जैसे अंदर गई, अभय ने उसे धक्का दिया और कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, कहकर वो गिरने ही वाला था कि तभी उसे ऋषभ ने संभाला और कहा, भाई। ऋषभ ने रूही से अभी जाने के लिए कहा, मैं संभाल लूँगा भाई को। रूही वहाँ से चली गई। समीर रूही को ढूंढता हुआ रूम में पहुँचा और सामने आके कहने लगा, ये क्या किया रूह? उस अभय से शादी? नहीं, कह दो झूठ है ये, बाकी मैं सब देख लूँगा। मैं उस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी रूह को कैसे छुआ उसने? कैसे हिम्मत हुई उसकी? रूही ने समीर की आंखों में आंखें डालकर देखा तो पूरी तरह गुस्से में लाल हुआ अपनी मुट्ठियों को भींचे गुस्से में बेकाबू हो रहा था। रूही ने अब कुछ सोचकर खुद को शांत दिखाते हुए एकदम से कहा, जो सुना है बिल्कुल सच सुना है आपने। एक ना एक दिन तो करनी ही थी। वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन कहाँ छोड़ा था आपने इसके सिवाय? बेबसी आवाज़ में समीर ने कहा, पर रूह तुम तो मेरी थी ना, सिर्फ मेरी, मुझसे प्यार करती ना? कहते हुए उसने रूही के गालों को पकड़ा। रूही ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, नहीं करती मैं आपसे प्यार, कितनी बार कहूँ? क्या कहा? नहीं करती? वो जो हमारे बीच था उसकी कोई अहमियत नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुना आपने? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। समीर सुनते ही जोरों से हंसा और कहने लगा, तुम भी बाकियों की तरह ही निकली? तुम ये सब उसके पैसे के लिए कर रही हो ना? तो मेरे पास क्या कमी है बताओ? इधर ऋषभ अभय को लेकर ऊपर आया और बोला, भाई ये क्या किया आपने? नीचे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते थे? बेचारी रूही जी को मुसीबत में डाल दिया। अब वो अपनी फैमिली को क्या जवाब देगी? अभय ने कहा, फैमिली क्या सिर्फ उसकी है, मेरी नहीं? देखा नहीं आज मैं मम्मी पापा की नज़रों में गिर गया? किसकी वजह से? उसकी वजह से। और फैमिली को जवाब देने का मत कह, ये कह उस समीर को। भाई आप हमेशा समीर को बीच में क्यों लाते हो? मैं नहीं, वो आता है हमेशा। एक शादीशुदा आदमी होकर वो रूही को कैसे छूता है, देखा है ना तूने? तू छोड़, नहीं देखा ना तूने? मैंने देखा है। और आपने जो किया वो, हाँ गलत किया मैंने, मैं मानता हूँ, पर जो भी हुआ वो सब रूही की वजह से ही हुआ है। भाई आप रूही को ही ब्लेम करते रहते हो। पता है उसे कितना बुरा लग रहा होगा, पर आप उसे सॉरी बोलने की जगह, खैर छोड़ो, मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। अभय सोचने लगा, सच में तुझसे गलती तो हुई है। गुस्से में बहुत गलत कर दिया मैंने। बेशक उसके उकसाने पर किया, पर गलती तो मेरी ही है। सॉरी तो बोलना ही होगा मुझे। मैंने सही में गलत किया उसके साथ। वो रूम से निकला और रूही को ढूंढता हुआ रूम के सामने पहुंचने ही वाला था कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ रूही की थी। वाट? हाँ सही ही तो कहा। अच्छा ऐसा लगता है आपको, तो ऐसा ही सही। सही कहा मैंने, ये सब पैसे के लिए ही किया। पहले आपके पैसे थी पास थी और अब अभय के पास पैसे के पास। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। मैंने शादी का झूठ भी अभय को जाल में फंसाने के लिए ही बोला। कैसे छोड़ देती करोड़ों के मालिक को? अभय ने जैसे ही ये सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि रूही ने झूठ पैसों के लिए बोला था। वो वहाँ से तुरंत आ गया। उसने आगे की बातें नहीं सुनी। हाँ जीजू, यही सुनना चाहते थे ना आप? पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया। अभय जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं हूँ? आप आप अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो तो ही अच्छा रहेगा। अच्छा क्या रहेगा वो तो अब देखोगी, जब अभय को सारा सच बता दूंगा मैं तुम्हारा। रूही ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जाओ दिखाइए क्या दिखाओगे। वैसे भी वो पास्ट था मेरा,
और अभय जी मेरा आज हैं, समझे आप। अब मैं नहीं डरती आपकी किसी भी धमकी से। रूही आगे अभी और कहती, पर तभी टीना ने आकर कहा, रूही। समीर ने रूही की आवाज़ जैसे ही सुनी वो एकदम से वहाँ से निकल गया। टीना ने अंदर आके कहा, रूही यार, थैंक यू वेरी मच। रूही ने कहा, क्या थैंक यू, पर किस लिए? ओह, तूने मुझे बचा लिया ये रिश्ते वाले सीन से। घर वाले अब भूल गए रिश्ते विश्ते, अब वो तो तेरे और अभय भैया के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या? क्या की बच्ची, आगे तो सुना। नीचे तुम्हारी शादी की प्लानिंग हो रही है, वो भी कल की। क्या कल, इतनी जल्दी? मैंने सोचा था कि कुछ दिनों का टाइम मिलेगा, जब तक मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट करके सबको सच बता दूंगी, पर अब टीना, मैं अपने चक्कर में अभय जी की लाइफ ख़राब नहीं कर सकती। पर ये सब भाई की वजह से हुआ ना। वो ये हरकत ना करते तो तुझे शादी का झूठ उनको बचाने के लिए बोलना पड़ता ना किसी को सच पता चलता। नहीं टीना, उनकी कोई गलती नहीं। ये झूठ तो मैंने खुद को बचाने के लिए काफ़ी पहले बोला था, और उन्होंने उस दिन भी साथ दिया था और आज भी। बस इतना ही। तू ना ये कहकर भाई को मत बचा। और वैसे भी तुझे तो गुस्सा होना चाहिए जो उन्होंने तेरे साथ किया, और तू। हाँ, उन्होंने गलत किया और मैं गुस्सा भी हूँ, पर सच यही है कि ये सब मेरी वजह से ही है, और आज वो मेरी वजह से इस झूठ के जाल में फंस गए हैं। मुझे अभय जी से बात करनी होगी, सोचती हुई वो रूम में चक्कर काटने लगी। अभय अपने रूम में आया और चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगा। ऋषभ जैसे ही उसके रूम में एंटर हुआ, वो दौड़ा दौड़ा आया और अभय को पकड़ने लगा। ऋषभ ने कहा, भाई क्या हुआ आपको? मैं उसे क्या समझता था, पर वो भी ईशा जैसी ही निकली। मैं उससे प्यार करने लगा था, और वो। भाई क्या बात है, आप बताओ तो। अभय जैसे ही उसकी ओर मुड़ा, उसकी सूजी लाल आंखें देखकर ऋषभ ने कहा, भाई क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? अभय उसके गले लगा और बोला, रूही ऐसी नहीं है जैसा मैं सोचता था, सब भ्रम था। उसने नीचे सब झूठ बोला। भाई झूठ? हाँ, तो आप भाई रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना। आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल रही है। बेशक झूठ था नीचे, लेकिन कल तो वो सच हो जाएगा। कल आपकी शादी है, आपको तो बिना प्रपोज किए ही रूही जी मिल जाएंगी। क्या शादी? कल शादी? हाँ भाई, कल आप दोनों की शादी है। और अब आप ये मजनूपना छोड़ो और इस हुलिये को सही करो। पर ऋषु। अभय कुछ और कहता, तभी उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो एकदम से अभय ने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया। अभय और ऋषभ ने पीछे देखा तो सामने समीर खड़ा था। समीर ने अंदर आते हुए अभय से कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अकेले में। अभय ने ऋषभ से जाने का इशारा किया। अभय ने कहा, हाँ तो बोलिए, अब आपको क्या बात करनी है? मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि तुम रूही से शादी मत करो, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अभय ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं खुश रहूँगा या नहीं, पर हाँ इतना तो पता है कि आप बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। क्यों, सच कहा ना? अभय ने ताना कसते हुए कहा। समीर ने दांत भींचते हुए कहा, तुम अपनी औकात में रहकर बात करो, समझे? अगर मैं अरे मैं तो औकात में ही हूँ और हमेशा से ही था। वैसे आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत कहाँ थी, जो आप यहाँ तक शादी के लिए मना करने आए? ये बात तो आप रूही से भी बोल सकते थे। देखो अभय, तुम रूही और मेरे बारे में नहीं जानते। रूही, और वैसे मैं बता क्यों रहा हूँ, मुझे दिखाना चाहिए। कहते हुए उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अभय के फ़ोन पर सेंड किया। अभय ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, आप जाएं यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, पर देखना ज़रूर, क्योंकि शायद तुम ये देखकर शादी से मना कर सको। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। समीर ने बाहर निकलकर रूही के पास मैसेज किया, मैं भी देखूँ तुम ये शादी कैसे करती हो। जब अभय ही मना कर देगा तब क्या करोगी? मैंने उसके पास फ़ोटो सेंड कर दी है। रूही टीना के रूम में बेचैनी सी चक्कर लगा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने जैसे ही मैसेज खोला उसके होश उड़ गए। टीना ने कहा, क्या हुआ रूही? वो बिना कुछ बोले अभय के रूम में भागी। इधर अभय अपने फ़ोन को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ऐसा क्या भेजा है उस समीर ने? उसने एकदम से फ़ोन ओपन किया और पिक पर क्लिक किया तो उसमें रूही और समीर एक दूसरे के को किस करते हुए दिख रहे थे। अभय के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, तू क्यों शौक हो रहा है? सच तो तू भी कहीं ना कहीं जानता ही था। आज तो यकीन करने के लिए है। ये फाइनली आज रूही का घिनौना चेहरा मेरे सामने आ ही गया। वो दुनिया की सबसे बुरी लड़की है, पर मैं उसके इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा। तब तक रूही भागते हुई आई। उसने दरवाजे पर पहुंचते ही सांसों को संभालते हुए पुकारा, अभय जी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रूही को वहां देखकर अभय का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। अभय ने गुस्से में ही कहा, तुम जिन कदमों से यहाँ आई हो
उन्हीं से वापस चली जाओ, नहीं तो मैं भी नहीं जानता कि क्या कर बैठूंगा। रूही अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, अभय जी, आपसे जीजू ने जो कहा। वो अभय ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, सच है ना, तुम उस समीर को पसंद करती हो। तुम कितनी घटिया लड़की हो, ये बात मुझे आज पता चल चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे तुमने तो अपनी बहन का घर भी बर्बाद कर दिया, जो तुमसे इतना प्यार करती है। ये सुनकर रूही की आंखें भर आईं। उसने भारी गले से कहा, ये सच नहीं है। अच्छा, ये सच नहीं है तो कहते हुए अभय ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। समीर और उसकी फ़ोटो दिखाते हुए गुस्से में पूछा, तो ये क्या है? है कोई जवाब? बोलो, ये तस्वीर झूठी है। नहीं अभय जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ही तो मैं सही समझा हूँ। आप मेरी बात तो सुने। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। कौन सा सच रूही? वो जो तुमने सबसे नीचे बोला, हमारी शादी का झूठ। झूठा सच? हाँ बोलो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उस झूठ का कभी सहारा नहीं लेती, लेकिन जीजू ने आपको बचाने के लिए जीजू से आपको बचाने के लिए ही मैंने बोला, क्योंकि आपने जो हरकत की थी, हरकत मैंने की, और जो तुमने किया उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा तुम्हारा सच जानने के बाद? कभी नहीं। तुम तो ईशा से भी गई गुजरी निकली। वो तो तुमसे लाख गुना अच्छी है। कम से कम जो उसने किया सबके सामने से किया, तुम्हारी तरह तो नहीं। शादी के बारे में अब सोचना भी मत। मैं भी यही कहने आई थी कि हम ये शादी नहीं कर सकते। मुझसे क्यों? मेरे मम्मी पापा से बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी झूठ की वजह से मैं उनकी आंखों से गिर गया। तुम क्यों ये बात? मैं बोलूँगा, चलो, कहते हुए अभय ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे जैसे ही नीचे सबके सामने ले जा रहा था, सामने से आते विराट गायत्री आते मिले। उन्होंने कहा, अभय कहाँ ले जा रहे हो रूही को? अच्छा हुआ पापा मम्मी आप दोनों मुझे मिल गए, मुझे आपसे बात करनी थी। विराट ने कहा, हाँ बोलो। पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। गायत्री ने सुनते ही, क्या कहा तुमने? ये शादी नहीं करना चाहता? पीछे खड़ा हुआ समीर मुस्कुराया और बोला, चलो, मेरा वो फोटो दिखाना काम कर गया। अब ये शादी नहीं होगी तो मैं ये ड्रामा क्यों देखूं? मैं तो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चलता हूँ। खामखा का ये रोना धोना मुझसे नहीं देखा जाएगा। सोचते हुए समीर वहाँ से चला गया। हाँ, नहीं करना चाहता मैं शादी, वो भी ज़बरदस्ती की। सही सही कहा ना रूही? उसने गुस्से से रूही की ओर देखा। विराट की नज़र रूही पर गई, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विराट ने कहा, जबरदस्ती कब से हो गई? और जो तूने आज सबके सामने किया वो क्या था? बेचारी रूही का हाल देखा है, कितनी डर गई है बच्ची। पापा, ये बेचारी नहीं है, ना ही कोई डरी हुई है। अभय ने ऊंची आवाज में कहा, ये जितनी मासूम है उतनी ही घटिया। विराट ने जैसे ही ये सुना, अभय के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अभय ने कहा, पापा, जो इसने नीचे कहा था वो झूठ था। अभय आगे कुछ कहता, उसकी नज़र विराट पर गई। उनका हाथ सीने पर था, वो गिरने ही वाले थे। रूही और अभय ने उनको संभाला। विराट एकदम से बेहोश हो गए। रूही ने बिलखते हुए कहा, अंकल जी, अंकल जी। गायत्री रोते हुए विराट के गालों को छूकर कहा, चंदू। चंदू के पापा। तभी गायत्री के रोने की आवाज़ सुनकर सब जो हॉल में बैठे थे एकदम से ऊपर आए। टीना के पापा ने कहा, भाई साहब को क्या हुआ? ऋषभ ने कहा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। हाँ। अभय विराट की हालत देखकर सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं विराट को थामे बैठा था। तभी दिलजीत और ऋषभ विराट को उठाने लगे। अभय को एकदम से होश आया और एकदम से उठा और उनके दोनों के साथ विराट को उठाने लगा। रूही भागी भागी ड्राइवर के पास गई और कार निकालने के लिए कहा। वो सब उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। सब बाहर वेट कर रहे थे। अभय गुमसुम था। गायत्री का रो रो कर बुरा हाल था। टीना के मम्मी पापा उन्हें तसल्ली दे रहे थे। पूर्वी, दिलजीत, ऋषभ भी वहाँ खड़े थे। टीना और रूही एक कोने में खड़ी थी। तभी डॉक्टर वहाँ आए। ऋषभ और दिलजीत ने पूछा, कैसी हालत है उनकी? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कार्डियक अरेस्ट है। लगता है उनको किसी बात से बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। 1-2 घंटे तक देखते हैं, लेकिन जब तक उनको होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना ठीक नहीं है। 2-3 घंटे के बाद विराट को होश आया। तभी नर्स ने बाहर आकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है, वो अभय और रूही से मिलना चाहते हैं। ऋषभ ने कहा, भाई जाओ ना। अभय वहीं बैठा था। रूही अभय के दिल के हाल को अच्छे से जानती थी। अभय विराट के साथ हुए हादसे के लिए खुद को दोषी मान रहा था। रूही ने अभय का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। अभय चुप था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, विराट को वेंटिलेटर पर लेटा देखकर
उसके आंसू बह गए और वो विराट के पैरों के पास बैठकर रोने लगा और बोला, पापा आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है ना। मैं ऊंची आवाज़ में न बात करता ना ही आपकी ये हालत होती। विराट ने पूछा, तुम सच में रूही से शादी नहीं करना चाहते, बताओ। रूही ने कहा, अंकल आप ये बात छोड़ो, आराम करो। इस बात के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इस पर बाद में बात करेंगे, अभी आप आराम करो। नहीं रूही, आज नहीं। तुम बोलो चंदू, अभय ने कहा। पापा डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, प्लीज़ आप मत बोलो। बोल ना नालायक, तू शादी नहीं करना चाहता, बता। पापा आप प्लीज़ चुप रहें। आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ भगवान के लिए अभी आप चुप रहें। विराट ने रूही से कहा, जाओ गायत्री को बुला कर लाओ। रूही बाहर गई और गायत्री को लेकर आई। विराट ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ फौरन घर और शादी की तैयारी करो। कल शादी है। लेकिन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं होगा जब तक मैं अपने पोते का मुंह नहीं देखूंगा। अभी तो मुझे उसके साथ खेलना है, तुम टेंशन मत लो। जाओ तैयारी करो, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है। उसी शाम को रूही और अभय की हल्दी हुई और फिर मेहंदी। अभय बिल्कुल गुमसुम था। रूही अभय की हालत देखकर खुद को कोस रही थी, पर विराट की हालत देखकर वो कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। अगला दिन अभय शेरवानी पहनकर उदास चेहरे बनाए सोफे पर बैठा हुआ अपने आप में ही गुम था। तभी ऋषभ ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, भाई आप गुमसुम क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आज आपको आपकी पसंद फाइनली आपकी होने जा रही है। अभय ने दबे स्वर में जवाब दिया, वो मेरी पसंद नहीं, बस एक मजबूरी है। ये शादी सिर्फ मैं पापा की वजह से कर रहा हूँ, बस और कुछ भी नहीं। भाई, क्या भाई, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। देख ऋषु, अब एक शब्द और नहीं, वरना कहीं का गुस्सा कहीं उतरेगा। शाम को अभय और रूही के फेरे हो रहे थे। इधर समीर घर आकर यहाँ की साज सज्जा देखकर चौंका। वो तेज कदमों से अंदर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी सांसें अटक गईं और पैर लड़खड़ाने लगे। अभय रूही की मांग भर रहा था। पूर्वी ने पीछे से आते हुए कहा, आप कहाँ थे? कितने ही फ़ोन किए, पहले तो लगा नहीं, फिर आपने उठाया नहीं। समीर ने हकलाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। वर्तमान समय। रूही की सोचते ही आंख लग गई। इधर अभय ऋषभ के रूम में जैसे ही घुसा, ऋषभ ने कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो आपको रूही जी के साथ होना चाहिए। अभय ने ऋषभ से कहा, उसका नाम मत ले, घुटन होती है। कहते हुए वो गिरने ही वाला था कि ऋषभ ने आगे बढ़कर उसे संभाला और कहा, ये क्या, आपने शराब पी है? हाँ पी है, तो इससे क्या? मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं ही कहाँ छोड़ा है। कम से कम पीने के बाद थोड़ा तो सुकून मिलता है। अरे भाई देखिए, आप यहाँ बैठे। अभय ने ऋषभ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उसने मुझे नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी क्या गलती थी? कहते हुए वो बेड पर लेट गया। ऋषभ बोला, भाई आपको चढ़ गई है, चलो अपने रूम में। जैसे ही उसे उठाने लगा तो देखा अभय सो गया है। सुबह गायत्री जी ने दरवाज़ा बजाया तो रूही की आंख खुली। उसने एकदम से दरवाज़ा खोला। गायत्री जी अंदर आईं और रूम को वैसा का वैसा देखा। उन्होंने अपनी आंखें चारों तरफ दौड़ाईं और पूछा, चंदू कहाँ है? क्या अभय से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है? वो शादी के लिए मना कर रहा था। रूही कुछ बोलती तभी अभय ने पीछे से आते हुए कहा, माँ मैं यहाँ हूँ। तू रात को यहाँ नहीं सोया? अरे माँ, कल रात मेरी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं अपनी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं गेस्ट रूम में चला गया था और वहीं सो गया। तू और तेरा काम। हाँ चल, अब तुम दोनों रेडी हो जाओ। आज अभी मुंह दिखाई और शाम को रिसेप्शन का प्रोग्राम है। अभय ने कहा, माँ मैं नहीं रुक सकता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। कितनी बार कहूँ चंदू, इस काम को कुछ दिन दूर रख, जब तक ये शादी के फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाते। माँ मैं समझता हूँ, पर बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं छोड़ सकता। तभी रूही ने कहा, आंटी जी। गायत्री ने उसे रोकते हुए कहा, आंटी नहीं, माँ बोलो, अभय की तरह। रूही ने कहा, माँ अगर वो चाहते हैं तो जाने दो, कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा तभी जा रहे हैं। अभय ने कहा, देखा माँ, मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अभी तो चले जा, लेकिन शाम को आ जाना। माँ परवर कुछ नहीं, बेटा तुम रेडी हो जाओ। हाँ जी माँ। उसके बाद गायत्री रूम से चली गई। अभय भी वहाँ से जाने लगा। रूही ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभय ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं करनी। कहा था ना, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, बात करना तो दूर की बात है।
मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रूही ने अभय का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभय जी प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़। अभय ने उसका हाथ झटकते हुए उसे कंधों से कसकर पकड़ते हुए तेज आवाज़ में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या एक बार मैं क्या कहा? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। कहते हुए उसने रूही को तेज धक्का दिया और बिना उसे देखे वो वहाँ से निकल गया। रूही नीचे गिरकर हाथ में लगी चोट को सहलाने लगी और उसकी आंखों से लबालब आंसू निकलने लगे। शाम तक रूही ने एक बार फिर खुद को समझाया और अभय को बताने के लिए एक कदम और बढ़ाने के लिए खुद को तैयार किया। रूही लाल साड़ी में खनकते चूड़े से भरे हाथ, मांग में चमकता लाल सिंदूर उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहे थे। वह तैयार होकर जब नीचे गार्डन में आई तो सबकी नज़र बस उसी पर थी, पर जिसे सब देख रहे थे वो किसी और को ढूंढ रही थी। और किसको भाई? वो अपने अभय को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो तो बस अभय से बात करना चाहती थी, पर वो उसको कहीं भी नज़र नहीं आया। सामने खड़े समीर पर जब रूही की नज़र गई तो उसने उसकी गुस्से से भरी नज़रों को अच्छे से भांप लिया। उसके पास में पूर्वी, दिलजीत भी खड़े थे और थोड़ी दूर पर साक्षी, गायत्री और विराट बात कर रहे थे। पूर्वी ने रूही की तरफ बढ़ते हुए अपनी नम आंख से काजल को अपनी उंगली में लेकर रूही के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, हाय कितनी किसी की नज़र न लग जाए, मेरी बहन को कितनी सोनी लग रही है। तभी पीछे से आते ऋषभ ने कहा, आपका ये टीका सबकी नज़रों से बचा सकता है, लेकिन भाई की नज़र से नहीं। क्यों रूही? रूही की नज़रें झुकी थीं, उसका ध्यान अभी भी इन सब की बातों पर नहीं था। तभी टीना ने कहा, अरे मेरे दोस्त तो कहीं और खोई हुई है। उसके कंधे से अपना कंधा भिड़ाते हुए बोली, अजी तुझसे कहाँ खोई हुई हो सोनियो? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे और कहाँ खोई होंगी, अपने हीर में, मेरा मतलब भाई के ख्याल में है ये। कहते हुए सब हंस पड़े। तभी दिलजीत ने कहा, वैसे हैं कहाँ हमारे जी? टीना ने कहा, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। आज तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था अभय को। समीर ने यह सुनते ही कहा, और क्या, आखिर इतनी सुंदर बेबी को कौन ऐसे अकेले छोड़ सकता है? कहते हुए उसने रूही को तेज नज़रों से देखा। तभी पीछे से आते अभय ने कहा, सारे अरे साडू साहब, सही कहा आपने। कहते हुए वो रूही के बगल में आकर खड़ा हो गया और फोरहेड पर किस करते हुए बोला, कैसे छोड़कर कोई जा सकता है अपनी जान को? ऋषभ ने कहा, देखा, पता था मुझे, भाई ज़्यादा देर रूही से दूर नहीं रह पाएंगे। समीर का अभय को देखकर गुस्सा तेज हो गया, पर वो सबके सामने कर भी क्या सकता था। वो मन में बोला, कोई ना बच्चू, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद रूही हमेशा के लिए मेरी होगी। मन में सोचते हुए वो मुस्कुराने लगा। सब आपस में लगे हुए थे। अभय वहाँ से अपने रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। रूही भी मौका देकर वहाँ से रूम में पहुँची। वो जैसे ही घुसी उसे अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, क्योंकि उस टाइम शर्टलेस अभय रूही की तरफ पीठ करके खड़ा था। अभय शर्ट उठाने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने लगे मिरर पर गई, जहाँ पीछे उसको रूही नजर आई। एकदम से उसने अपनी शर्ट पहन ली और पीछे मुड़ा और बोला, तुम्हें सेंस नहीं है? किसी के रूम में नॉक करके आना चाहिए। रूही ने अपनी आंखों के हाथ को उठाते हुए कहा, आप शायद भूल गए, ये रूम अब आपका ही नहीं मेरा भी है, और मुझे ना अपने ही रूम में नॉक करने की आदत नहीं है। अभय बिना कुछ बोले जाने लगा। रूही ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं लेते? क्योंकि कुछ भी तो नहीं है सुनने लायक, समझी तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहते हुए अभय ने जैसे उसका हाथ झटका, रूही ने एकदम से दर्द से कराहते हुए कहा, आउच। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो रूही के हाथ से खून निकल रहा था। अभय को याद आया, ये चोट तो उसी की वजह से रूही को लगी थी। अभय तुरंत ड्रेसिंग टेबल की तरफ भागा और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसको खोलकर उसमें से डिटॉल निकाली, उसके घाव को साफ किया और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी कर दी। रूही अभय को उसकी ऐसी फिक्र करती देख उसी में खोई हुई थी। अभय ने जैसे ही उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो गुस्से में उसे घूरते हुए कहने लगा, तुम ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह वरवाह है। ना ही मैं कब और ना ही तो ये सब मैं बस माँ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ तुम्हें ऐसे देखे। कहकर वो जाने के लिए उठने लगा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे से उसको हग किया। अभय 2 पल को रूही की सरगोशी में खो सा गया। कुछ पलों में खुद को संभालते हुए उसने रूही से कहा, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। समझ नहीं आता? अभय का दिल तो चाहता था कि रूही उससे ऐसे ही लिपटी रहे, पर दिमाग ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसीलिए तभी एकदम से अभय ने रूही को अपने से अलग किया और भरी आंखों से वो बाहर चला गया। रूही ने कहा, मैं जानती हूँ आप जो दिखा रहे हो वैसे आप नहीं हो, पर कोई
कोई नहीं, आपका गुस्सा होना बनता है, पर मैं आपको सच बताकर ही रहूँगी। अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते तो कोई नहीं, दिखा तो सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अभय जैसे ही बाहर आया, ऋषभ ने अभय की आंखों में आंसू देखे तो बोला, आप रो रहे हो? अभय ने आंखों को साफ करते हुए कहा, नहीं तो, पागल है क्या? तो फिर ये क्या है? ऋषभ ने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये, हाँ, वो तो आंख में कुछ चला गया। नहीं भाई, आप कुछ छुपा रहे हैं, बताओ क्या बात है? अभय ने कहा, कुछ नहीं, बस तेरा ना दिमाग ज़्यादा चलने लगा है। चल नीचे चल, सब वेट कर रहे हैं। पर रूही, वो आ जाएगी। अभय के नीचे जाते ही रूही जैसे ही नीचे आ रही थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने कपड़ा सा कुछ रखा, जिस वजह से रूही एकदम बेहोश हो गई। नीचे सब रूही का वेट कर रहे थे, पर काफ़ी टाइम के बाद भी जब वो नहीं आई तो पूर्वी रूही को देखने जैसे ही आई, समीर को रूही अपनी बाहों में ले जाते हुए देखा। रूही बेहोश थी। पूर्वी ने कहा, रूही को क्या हुआ और आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? समीर ने सीधे सपाट जवाब दिया, हटो मेरे सामने से, अब बहुत हो गया, मेरे बर्दाश्त से बाहर है अब। रूही मेरी है, सिर्फ मेरी, ये उस अभय की नहीं हो सकती। आप क्या कह रहे हैं ये सब? सच कह रहा हूँ। और क्या, बहुत हुआ खेल। सुनो, प्यार करता हूँ मैं इससे। तुम सब ने इसकी शादी अभय से करवाकर सही नहीं किया। पूर्वी ने कहा, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप भूल गए हैं क्या आप मेरे पति हैं? मैं किसी का पतिवती नहीं। तुम्हारे साथ शादी की वजह भी रूही ही थी। मैंने उसके लिए ही तुमसे शादी की थी। और तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी वाला अधिकार नहीं दिया, क्योंकि मैं आज भी अपनी रूह को ही प्यार करता हूँ। क्या? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले आप रूही को नीचे उतारो। नहीं, अब नहीं। पूर्वी आगे बढ़ी और समीर के हाथों को पकड़कर रूही को उतारने के लिए कोशिश करने लगी। सामने समीर ने कहा, पूर्वी प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। पूर्वी ने कहा, और मैंने भी कहा ना रूही को नीचे उतारो, कहा ना, आज नहीं, आज मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो और मैं होंगे सिर्फ, और कोई नहीं। पूर्वी लगातार समीर के हाथों पर वार कर रही थी। इस बीच समीर ने पूर्वी को धक्का दे दिया, जिस कारण पूर्वी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। समीर बिना पूर्वी की परवाह किए तुरंत ही रूही को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वहां टीना आई, पूर्वी के सिर से खून निकलता देखकर वो चिल्लाई, पर बाहर पार्टी में इतना शोर था जिस वजह से किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आखिरकार उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और तुरंत अभय को फ़ोन किया और वहाँ का सारा हाल रोते हुए सुनाया। अभय दिलजीत और ऋषभ के साथ खड़ा था। वो तीनों तुरंत अंदर आए। सब पूर्वी की हालत देखकर घबरा गए। दिलजीत ने एकदम से उसको उठाया। सब पूर्वी को लेकर पीछे वाले गेट से निकले, क्योंकि पार्टी में वो सबको परेशान नहीं करना चाहते थे। अभय ने ऋषभ टीना से पार्टी की सिचुएशन संभालने के लिए कहा। वो उसको लेकर पास के हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने पूर्वी का इलाज किया और होश में आने का वेट करने के लिए बोला। सब पूर्वी के आसपास बैठे वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही पूर्वी को होश आया, वो चिल्लाई, रूही। दिलजीत ने कहा, दी आप ठीक तो है ना? पूर्वी ने रोते हुए कहा, जीत, रूह कहाँ है? अभय ने कहा, ये देखो, ये बहन है जिसको होश आते ही रूही का ध्यान है, और एक वो है जिसको अपनी आशिकी से ही फुर्सत नहीं। पूर्वी ने चिल्लाते हुए कहा, रूही कहाँ है जीत? दी, वो घर पर है। नहीं, वो घर पर नहीं है, उसको समीर ले गए अपने साथ। बचाओ उसको वरना। जीत ने कहा, अरे तो जीजू के साथ ही तो है, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं जीत, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। समीर रूही को पसंद करते हैं। कहते हुए उसने थोड़ी देर पहले की सारी घटना रोते हुए सभी को बताई। ये बात सुनते ही दिलजीत के पैरों से जमीन खिसक गई। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो दी? आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीजू तो आपसे प्यार करते थे ना? जीत, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन सच तो ये है कि हम कहने को पति पत्नी थे, लेकिन आज तक पति पत्नी जैसा रिश्ता हमारा बना ही नहीं। मुझे हमेशा लगता रहा कि समीर काम की वजह से हमेशा मुझसे दूर रहते हैं, इसीलिए मैंने भी उनको अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दे रखा था। पर मुझे क्या पता था ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अब जल्दी करो, रूही को बचाओ, वरना पता नहीं क्या होगा। अभय ने आगे आते हुए कहा, आप जिस बहन की इतना चिंता कर रही हो, वो इस चीज़ के लायक नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो अभय? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। अभी आप आधा सच ही जानती हैं कि समीर रूही को पसंद करता है, पर पूरा सच तो ये है कि ये आग एक तरफा नहीं। मतलब?
मतलब ये कि रूही भी समीर को पसंद करती है। तुम पागल हो क्या? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे हुए। यूं ही नहीं, सच कह रहा हूँ। पर रूही तो तुमसे प्यार करती थी ना, इसीलिए ही तो उसने तुमसे चोरी छुपे शादी भी की। वो सब तो झूठ था। उसने झूठ बोला हमारी शादी का, और मैं भी पागल था जो उसको मजबूरी समझकर इन सब में उसका साथ दिया। पर सच तो मुझे बाद में पता चला, लेकिन अफसोस उस टाइम तक देर हो चुकी थी। और फिर पापा की तबीयत के चलते मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि इतने प्यारे से चेहरे के पीछे इतनी शातिर और धोखेबाज लड़की निकलेगी। सच ये है कि समीर के साथ रूही अपनी मर्जी से गई है। क्या कहा? समीर के साथ रूही? पीछे से आते साक्षी ने दोहराया। जिस बात का डर था वही हुआ। कहते हुए वो रोने लगी। सत्यम ने उन्हें संभालते हुए कहा, हे भगवान, हमें क्या पता था कि जिसको अपनी बेटी बनाकर लाए हैं वो ऐसा करेगी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जिसको पूर्वी बेटी ने इतना प्यार दिया, उसके साथ उसने क्या किया? दिलजीत ने कहा, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी रूह ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे यकीन है आप सबको कुछ न कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। साक्षी ने बात काटते हुए कहा, हो नहीं सकता बेटा, हो गया। मान ले यही सच है, और ये सब मैं बहुत पहले से जानती थी। मैंने भी रूही को समीर के साथ देखा था। कब? अरे जब पूर्वी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी मुझे पता लगा था। और यही तो वजह थी जिस वजह से मैंने उससे घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। माँ होते हुए कैसे मैं उसकी वजह से पूर्वी का बसा बसाया घर बर्बाद होते देखती। रिश्तों की नज़ाकत समझते हुए तब ये बात मैंने सिर्फ सत्यम जी को ही बताई थी, और फिर उन्होंने भी ये बात किसी को भी नहीं बताने के लिए मना किया था। हमें तो लगा था उसकी अभय से शादी हो गई है तो अब सब ठीक हो गया। इस बात को तो हम भूल ही गए थे, पर क्या पता था कि वो लड़की हमारे मुंह पर कालिख पोत कर ही चैन लेगी। अफसोस होता है खुद पर, कैसे मैं लाड़ से उसको लाडो लाडो कहते थकती नहीं थी। कितना प्यार दिया हम सब ने, कभी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थी। कहते हुए साक्षी जी फूट फूट कर रोने लगीं। पूर्वी और दिलजीत इन बातों से सदमे में थे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभय ने आगे आकर साक्षी को संभालते हुए कहा, आंटी जी खुद को संभालो। रूही ने सबके साथ बहुत बुरा किया है, देखना भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। पीछे से टीना ने ताली बजाते हुए कहा, वाह रे वाह भगवान, एक सीधी सादी लड़की को क्या से क्या बना दिया। नहीं, सही भी है, उसके साथ होना भी यही चाहिए, है ना? अभय ने कहा, बिल्कुल भाई, आप ना ही बोलें तो ही अच्छा है। एक आपसे कुछ उम्मीद करने लगी थी, पर वो आप भी कहाँ समझ पाए उसे। आप सबको पता है, जो लड़की आज तक आप लोगों के लिए जीती आई है, जिसने बिना कोई उफ किए अपना कैरियर भी आपके लिए दांव पर लगाकर आधी पढ़ाई छोड़कर दूसरे शहर में आ गई, आज उसको क्या क्या इनाम मिल रहा है, देख लो जी। ना जाने भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। अभय ने कहा, टीना तुम सच नहीं जानती इसीलिए ऐसा कह रही हो। अरे भाई, सच तो आप लोग नहीं जानते, मुझे पता है। मैंने अपनी दोस्त को रोज घुटते हुए देखा है, पल पल मर कर जीते हुए भी उसने हमेशा अपना दर्द छिपाया है। पता है क्यों? एक ठंडी आह लेने के बाद, क्योंकि जो आज सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप सब, वो ना पागल लड़की इन सब लोगों को बहुत प्यार करती थी। इनके लिए उसने सब कुछ अकेले सहा, क्योंकि वह जानती थी अपनों को प्यार देना आसान है, लेकिन इन लोगों ने उसे पराई लड़की को अपनाया था और उस अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया था। वह कभी भी लोगों को दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। पूर्वी ने कहा, तुम क्या कह रही हो? क्या अकेले सहा? टीना ने कहा, मुझे वैसे रूही ने बताने के लिए मना किया है, लेकिन अगर आज मैं चुप रही तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। सच सुनना चाहते हो तो सुनो। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।